गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। सारे वीडियो ऑन कर डालो आज। आज मैं बहुत ही तुमसे उम्मीदें लेके आया हूँ। ठीक है, तो भाई तुम उम्मीदों पे खड़े उतरना बस आज। बिना बोले सब बच्चे वीडियो ऑन कर लो। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी बैचेस में क्लास ले रहा हूँ ना। जब ज्यादा बच्चों के फेसेस दिख रहे होते हैं ना, तो जो इंटरेक्शन होता है उससे तुम्हारे मतलब फेस से दिख जाता है। तो यहाँ पर ना पढ़ाई अच्छी होती है, मैं भी अच्छे से पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, रिलेटिव। तो इसलिए कह रहा हूँ सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है। मेरी एनर्जी बढ़ जाती है तुम्हारे फेसेस देख के कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो उससे बढ़िया हो जाता है। तो सारे बच्चे ऑन कर लो फटाफट। क्योंकि पिछले बैच में उसमें सारे बच्चे लगभग वीडियो ऑन करते हैं, तो एक तरह से ना एटमोसफेयर बढ़िया रहता है। मैं बातचीत भी हो जाती है, तुम्हारे फेसेस दिखते हैं, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है समझ आया नहीं आया है कुछ। ठीक है, तो उससे थोड़ा बेटर वो एटमोसफेयर हो जाता है। कोई बात नहीं अभी, इट्स ओके। ठीक है, मजबूरी अलग बात है, लेकिन कई बच्चे अपनी मर्जी से नहीं करते, वो गलत चीज है। देखो अभी मैं पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूँ, मेरा गले का बाजा बज गया, मतलब बहुत ही मजा आया पढ़ा के, क्योंकि एक अच्छे से मतलब इंटरेक्शन हो पा रहा था। ये मुझे अपने गले की नहीं है, लेकिन मजा आना चाहिए पढ़ाने में। जब तुम्हारे फेस से दिखते हैं ना, तो ये चीज मजेदार हो जाती है। कोई बात नहीं कोमल, कोई रीजन है तो अलग बात है, बाकी अगर कुछ रीजन नहीं है तो कर लेनी। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे ने दोबारा से रिडॉक्स करना स्टार्ट कर दिया? कई बच्चों ने तो कल ही करके भेज भी दिया। ठीक है, उनका तो मुझे नाम भी पता है, बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई बच्चों ने तो रात में ही भेज दिया था रिवाइज करके। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट भी कर दिया बहुत अच्छी बात है, उनसे तो बेटर है जिन्होंने अभी सोचा भी नहीं करने का। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट भी कर दिया मैं उनसे भी खुश हूँ। बस ये नहीं है कि भाई अभी सोचा ही नहीं कि कब करेंगे, अभी हफ्ता लगाएंगे सोचने में, इतने में अगला चैप्टर आ जाएगा, पिछले कैसी तैसी। आज तुम्हें डिस्कशन क्लास है ना, आ जाना। तो डाउट्स भेज दिए अपने, क्योंकि कई बच्चे ना मुझे अभी रिडॉक्स के डाउट भेज रहे हैं। ठीक है, तो जिससे मेरा क्या हो रहा है, मैं क्लास में डिस्कस करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो बात है कि सिलेबस रह जाएगा। डिस्कशन क्लास हो रही है इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम उसमें कर लोगे। तो भाई अपनी बुकलेट, नॉन मेडिकल की तो बुकलेट है, तो भाई सारे बच्चे अपने डाउट्स आज खत्म कर लो आजकल में रिडॉक्स के। तो भाई उसके बाद मेरे पे ये ना आए कि सर मेरे रिडॉक्स का डाउट रह गया। मैं प्रिंस सर से बात हो जाती है मेरी, वो बोल रहे हैं जो ये भेजते हैं मैं तो कर लेता हूँ, इसका मतलब तुम पूरे भेज नहीं रहे। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई मैंने अभी बुकलेट नहीं की, मैं अगले महीने करूंगा, अगले महीने डाउट्स ले लूंगा। जब चल रहा है तो ही डाउट्स लेने हैं, आगे जाके भी तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा क्यों इतने लेट क्यों हो गई। सुन रहे हो? चलो भाई, तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। बहुत सिंपल है, सब बच्चे अगर जल्दी जल्दी साथ देंगे तो जल्दी हो जाएगा टॉपिक।
तुम्हारा टेस्ट में डाउट है, पहले ये बताओ टेस्ट में। नहीं बेटा तनिषा वो रहने दो, वो मत करो। टेस्ट में डाउट्स है बच्चों तुम्हारे, ये बताओ पहले। कितने डाउट्स है मैक्सिमम, किस बच्चे के कितने डाउट्स है? किसी ऐसा है कि 10 क्वेश्चन होंगे डाउट? तो सारे बच्चे आज सुन लो, सारे बच्चे आज पहले टेस्ट के डाउट्स भेजेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के डाउट्स भेजो, ठीक है, वो सबने भेजने हैं जो भी डाउट्स है। उसके बाद बुकलेट के डाउट्स लेना। तो सर को मैं भी बोल दूंगा कि पहले टेस्ट के ले लेना, ठीक है। तो पहले टेस्ट के डाउट्स होंगे, अगर टाइम बच गया फिर तुम्हारी बुकलेट के होंगे। तो सारे बच्चे भेज देना। तुम्हारे बैच में मुझे ये दिक्कत लग रही है, कई बच्चे मुझे रिडॉक्स के अभी बेसिक डाउट भेज रहे हैं। इसका मतलब तुम मतलब डाउट्स ले नहीं रहे हो ढंग से। कर दिया ना प्रिंस सर? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कर दिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नॉर्मेलिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन, नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन। मुझे बेटा एक बात बताओ, हमने नॉर्मेलिटी पहले मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन किया ना, बताओ किया है? तो यहां पर भी वही खेला है। यहां पर मुझे बताओ इनिशियल इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, बताओ। N1 V1 होंगे, बताओ हाँ या ना। फाइनल इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, बताओ। N2 V2 होंगे, बताओ। मुझे बताओ इक्विवेलेंट्स तो बराबर रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमने तो बस पानी डाला है, ठीक है, हमारा सोल्यूट तो नहीं बदला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो N1 V1 होगा वो N2 V2 के बराबर होगा, बिल्कुल सेम जैसे मोलैरिटी में किया था। बोलो क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं वैसे ही प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मेरा एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोनोर्मल 40 ml। ठीक है, इसमें मैंने 60 ml वाटर डाल दिया। मेरा क्वेश्चन है फाइनल नॉर्मेलिटी बता दो। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर्स भी दो फटाफट। ये मुझे पुराना रे बैच चाहिए जो पहले बहुत एनर्जी वाला था और आंसर बहुत तेज देता था। तो मुझे वही रे बैच चाहिए फटाफट से, इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया, चैतन्य का आंसर आ गया, चैतन्य का। तनिषा का आ गया, श्रेया का आ गया। ऐसे हो जाना चाहिए कि भाई चैट पे ऐसे भरता जाए, मतलब पढ़ भी ना पाओ इतनी जल्दी आंसर जाए, ऐसे फील आनी चाहिए। देखो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 कितना हो गया 0.1, वॉल्यूम 40। N2 निकालना है मुझे, बताओ फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी। बेटा कई बच्चे ना V2 को ये कर देते हैं कितना ऐड किया। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, बोलो कितनी होगी फाइनल वॉल्यूम? 100 होगी बेटा, समझ गए ये बात? तो N2 कितना आ गया 0.1 इंटू 40/100। तो ये पॉइंट कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो क्लियर है? सबका ये आंसर आ गया? सबका ये आंसर आ गया, बोलो। अगली हेडिंग डालो नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, और मिक्सिंग में भी सबसे पहला केस कौन सा होता था अपना? नॉन रिएक्टिंग, याद है बेटा? नॉन रिएक्टिंग, बोलो आया ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो एक मेरा HCl है। ठीक है, मेरा क्या एक HCl है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 V1। ठीक है, एक दूसरा HCl है जिसकी N2 V2। ठीक है, ये मेरा एक HCl और एक ही मेरा HCl। उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 हो जाएगी, बताओ हाँ या ना। मेरा क्वेश्चन है फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होगी? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहां से इक्विवेलेंट्स निकाल लो, कितने आएंगे इक्विवेलेंट्स? N1 V1। यहां से निकालो कितने आएंगे? N2 V2। यहां से निकालो कितने आएंगे? N इंटू V1 प्लस V2। समझ रहे हो? मुझे पता है इन दोनों का एडिशन। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं? N इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट 2
वो किसके इक्वल होंगे, इस इक्विवेलेंट के, बताओ हाँ या ना। ठीक है, मतलब टोटल वाले के। ठीक है, ये मेरा एन इक्विवेलेंट टोटल वाला है। तो ये कितना हो गया, n1v1 प्लस n2v2 विल बी इक्वल टू nv1 प्लस v2। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n1v1 प्लस n2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। बेटा क्लियर है ये बात, बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले में फर्क कुछ भी नहीं आया, वहां पर mm होता था या nn हो गया। समझ रहे हो, बोलो बोलो, क्लियर है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, रेपिटेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है मेरा, एक HCl है 0.1 नॉर्मल 100 ml, ठीक है, और दूसरा HCl है, ठीक है, 0.01 नॉर्मल 100 ml। मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, जल्दी से कर दो। केस पहचानो, केस यही है, इन दोनों को मैंने ऐड किया। बेटा वॉल्यूम है ये 60। अरे भाई ये मैंने पानी डाला है, तो पानी अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसके अंदर टोटल वॉल्यूम 40 और 100 हो जाएगी ना। N2 तो निकालना था, N2 कहा था मैंने, 40 60 दिए। क्या होगा इसका आंसर, देखो N1v1 0.1 इंटू 100 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होगा 200। तो आंसर कितना बन जाएगा, बोलो, ये कितना बन गया 10 प्लस 1। बोलो बेटा क्लियर है, सबका सही है ये, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया ही नहीं है, बिल्कुल मोलैरिटी की तरह चल रहा है। कुछ नया होगा तो मैं समझाऊं भी, इसमें कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है बस, ऐसा मान लो। अगला हेडिंग डाल दो इसी में, कैलकुलेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस, जिसके बारे में बात करेगा। ठीक है, आयंस, इनडायरेक्टली मैं आयंस की बात कर रहा हूं अब। ठीक है, आयंस की बात कर रहा हूं, लेकिन आयंस में मेरा क्या वो है, जनरली H प्लस और OH माइनस की बात होती है, इसलिए मैंने यहां पर जनरली ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एक पहले जनरल समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास है 0.1 नॉर्मल 100 ml HCl, ठीक है, और एक है 0.1 नॉर्मल 200 ml H2SO4। ठीक है, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें जो मैं दोनों को मिक्स करूंगा, इस सॉल्यूशन में H प्लस की नॉर्मेलिटी बताओ, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी बतानी। एक बार ट्राई करना, इसको ट्राई करो एक बार, अपना दिमाग लगाओ एक बार। फिर शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है, वैसे एक बार अपना दिमाग से करो। बेटा जी भाई साहब मजा आ गया, सनन ने आंसर दे दिया, तनीषा भी आंसर, मतलब एक्सपेक्टेड से जल्दी दे दिया आंसर तुमने। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड ही सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, एक बच्चे का तो सही आया बिल्कुल, जो सबसे पहले आंसर दिया था जैसे सनन ने, बाकी दे रहे हैं लेकिन वो गलत है। पहले कंसेप्चुअली देखते हैं बेटा, कंसेप्चुअली क्वेश्चन को देखो, मुझे बताओ इसके अंदर इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं HCl के, बताओ कितने इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, ज्यादा आंसर देंगे, कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं H प्लस के, HCl के सॉरी, 10 आ रहे हैं, बताओ। यहां से इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं, 20 इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं HCl की बात करता हूँ, वो टूटेगा तो मुझे ये सब देगा, बताओ
अब मुझे बताओ, अगर इसके टेन इक्विवेलेंट है, ये कुछ भी नहीं होगा, ठेंगा ठेंगा। अगर ये खत्म हो जाता तो ये टेन इक्विवेलेंट ये और टेन इक्विवेलेंट ये। अब मैं आता हूँ H2SO4 पे, वो क्या मुझे देता है, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये 20 इक्विवेलेंट है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, जब ये खत्म होगा H प्लस कितने इक्विवेलेंट आएंगे बता दो, H प्लस कितने इक्विवेलेंट आएंगे? बोलो भाई। बस यहीं पर तुमने बेड़ा गर्क कर लिया, तुमने मुझे आंसर दे दिया 40। बेटा वहीं पर तुम्हारा होगा बेड़ा गर्क। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में मैं तुम्हें क्या सिखाया था, अगर कोई चीज टूटती है तो बराबर इक्विवेलेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर 40 नहीं आना बेटा, यहाँ पर 20 इक्विवेलेंट ही आएंगे। यही बच्चे तुम गलती कर जाते हो एग्जाम में भी। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मतलब यही था कि इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। तुम बैलेंसिंग देख के कर रहे हो तो मोल की तरह चलाने लग गए। समझ रहे हो? बोलो, ये बात क्लियर है? यहाँ क्या आएगा, 20। बोलो क्लियर। अब देखो, और ये कितना आएगा, 20 इक्विवेलेंट। अब मुझे बताओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस बता दो, H प्लस। H प्लस टोटल कितने हो गए, टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए, टोटल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, तो आंसर कितना आ गया? ये जो गलती हुई थी सब समझ गए बेटा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में भूल जाओ बैलेंसिंग वाली बात। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बैलेंसिंग देखनी ही नहीं, जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सम पक्का ना, क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ का शॉर्टकट भी सुन लो भाई। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है? देखो, नॉर्मेलिटी ऑफ कुछ भी हो, H प्लस भी हो सकता है और OH माइनस भी। तो देखो मैंने यहाँ पर किया क्या, वो 10 क्या है बताना भाई, ये 10 क्या किया मैंने, M1V1 है ना, बताओ। M1V1 है, ये 10 बताओ। M1V1 है ना, बताओ। तो मैं M1V1 कर दूं, ये 20 क्या है, 20। N2V2 है, बताओ। 300 क्या है, 300। अरे बेटा ये तो मजेदार चीज हो गई। चाहे मुझे, ध्यान से सुनना, मुझे आयंस की वैल्यू निकालने दी तो भी यही फॉर्मूला लगा, मुझे मॉलिक्यूल की बात करनी थी तो ये तब भी ये फॉर्मूला लगा। रीजन क्या है सोचो, रीजन ही यही है, क्योंकि इक्विवेलेंट हमेशा बराबर बनते हैं। अगर इक्विवेलेंट बराबर है तो फॉर्मूला भी तो सेम होगा। समझ रहे हो? जितने इक्विवेलेंट HCl बन रहा है उतने इक्विवेलेंट ही तो H प्लस भी बन रहा है। तो नॉर्मेलिटी का बेस्ट पार्ट होता है, नॉर्मेलिटी में तो क्या होता था याद है, नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी में यहां पर मेरा n फैक्टर से मल्टीप्लाई होता था, याद है? जब मैंने आइंस कराया था तो मैंने ऐसे लिखवा रखा था, याद करो मैंने लिखवाया था, M1 n फैक्टर 1 और V1 प्लस M2 n फैक्टर 2 V2, या मैंने x लिखवाया था जनरली, ठीक है, वो x मतलब n फैक्टर ही था डिवाइड। तो अब ध्यान से देखो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता क्या है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी तो होता है। समझ रहे हो? मतलब जो मैं पहले करा रहा था ये उसी का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में तो यही कर रहे थे हम, वो तो तब तुम्हें नॉर्मेलिटी का मतलब ही नहीं पता था। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई, क्वेश्चन दो करोगे, क्वेश्चन दो करोगे। नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस नहीं, ओ OH सॉरी, OH माइनस निकाल दो, यहाँ OH माइनस है, नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस।
बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, प्लस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम प्लस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, कितना बन जाएगा ये 10 प्लस 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 400 कितना बन जाएगा, यही आ रहा है, यही आया। कितना आसान है ना, कुछ भी नहीं करना। मोलैरिटी में हमें सोचना पड़ता था कितने H प्लस देता है, मोलैरिटी में वो भी नहीं सोचना, सीधा ही नॉर्मेलिटी में तो हमें बस N1V1 करना है। एग्जामिनर पता कई बार क्या कर देता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एग्जामिनर क्या ट्विस्ट ला देता है, इसकी नॉर्मेलिटी दे रहा है, इसकी क्या दे देगा मोलैरिटी, एक बार रैंडम दे रहा हूं समझाने के लिए। अब बच्चों को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, ये नॉर्मेलिटी ये नॉर्मेलिटी ये मोलैरिटी, तुम क्या कर सकते हैं, या इन दोनों को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो या इसको नॉर्मेलिटी में कर लो। अब मुझे बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करना। देखो नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू एन फैक्टर, याद है, ठीक है, तो मुझे बस क्या कर देना है, मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर मोलैरिटी है 0.01, सी ए ओ एच ट्वाइस का एन फैक्टर कितना होता है, तो अब मैं 0.01 मोलर को रिप्लेस कर दूंगा 0.02 नॉर्मल से। क्लियर है बेटा सबको, मतलब मैं तीनों को एक में ले आऊंगा उसके बाद सोल्व कर लूंगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी में करना आसान रहता है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। क्लियर है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, ठीक है बेटा, ये तुम्हारी रिवीजन चल रही है और कुछ भी नहीं है। मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स, मतलब मैं नॉन रिएक्टिंग की बात कर रहा था, रिएक्टिंग की, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले मैं तुमसे करवा चुका हूं ये, ठीक है। 0.1 नॉर्मल 100 ml H2SO4 है, प्लस 0.1 नॉर्मल 50 ml NaOH है। मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस होगा या OH होगा, ये बता दो। फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस होगा या OH, बहुत बढ़िया चैतन्य, लेकिन गलत बताया आपने। दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ पहले तो। पहले तुम्हें बड़ा मेथड भी सिखाऊंगा और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसमें भी। भाई कुछ बच्चे तो आज मुझे पहली बार ही नाम दिख रहे हैं, क्या बात हो, आज दर्शन देने आए थे मुझे कि सर आप हमारे दर्शन कर लो, ऐसे बच्चे हैं क्या जो कह रहे हैं सर हम आपको ऊपर कृपा करने आए हैं थोड़ी सी? कौन से बच्चे वो आज मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ही आए हैं। देखो बेटा सिंपल है, मुझे दादा से पहले क्या मुझे बैलेंसिंग करने की जरूरत है, क्या मुझे बैलेंसिंग करने की जरूरत है इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिंपल एन फैक्टर नॉर्मेलिटी से करना है, तो इसके इक्विवेलेंट कितने हैं और इसके, और ये अभी कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ इसके कितने इक्विवेलेंट बचेंगे, इसके, और ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, और ये कितना बनेगा 5 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो हमेशा बराबर होते हैं। अब तो इसका मतलब फाइनली कौन बच गया, फाइनली मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे फाइनली H2SO4 बचा मान लो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 क्या होगी फाइनली, मतलब फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 है तो उसकी नॉर्मेलिटी तो कितनी आएगी बताओ, 5 डिवाइड बाय 150, बताओ आया ना, यही बनेगा, तो 1/30 नॉर्मल हो गया था, यही होगा ना, बताओ 5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस इसमें कितनी है, ये बता सकता है? मैं देखना चाहता हूँ क्या बच्चा बोलते हैं, बिना सोल्व करे बता सकते हो तुम। सेम, बहुत बढ़िया, सेम क्यों होगी, खुद सोचो, खुद सोचो। अब ये जो मेरे 5 मोल, ये 5 ये H2SO4 बचे हैं, वो मुझे H प्लस और SO4 2 माइनस देते हैं। अब मुझे बात बताओ,
अगर ये 5 इक्विवेलेंट है, ये कुछ भी नहीं थे, जब ये टूटेगा ये 5 इक्विवेलेंट ही तो देगा, समझ रहे हो? अगर ये 5 ही दे रहा है और ये भी तो 5 इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो हमेशा सेम रहते हैं, समझ रहे हो? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बात बोल सकता हूं, जो नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस होगी वो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 के बराबर ही होगी। वो क्या होगा 1/30 नॉर्मल। बेटा समझ गए? समझ गए? क्योंकि इक्विवेलेंट तो बराबर ही होते हैं। बोलो क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं बताओ, मैं यहां पर एक सस्पेंस रखूंगा, यहां पर क्या करूंगा मैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, जितने भी सारे सबमिशन और जितने भी सारे एसिड है माइनस NiVi जितने भी सारे बेस है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये कौन होगा बताओ? अगर ये पॉजिटिव आ जाती है, पहले सिखा रखा है H प्लस, और H प्लस या और भी क्या बोल सकता हूं, क्या मैं H प्लस या इसको एसिड बोल सकता हूं? क्योंकि जो नॉर्मेलिटी उसकी होती है वही एसिड की भी आ रही है, नॉर्मेलिटी तो सेम होती है। मतलब चाहे मैं बोलूं वो नॉर्मेलिटी H प्लस की है, चाहे बोल दूं एसिड की है। बोलो क्लियर है? क्योंकि दोनों सेम आए हैं। अभी देखो अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब बताओ, अगर ये वैल्यू 0 आती है मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, मतलब दोनों बराबर है, यहाँ पर तो कुछ बताना ही नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर मैं बोल देता हूं मेरी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा साइन हटाऊंगा सबसे पहले, याद है ना? साइन को नहीं लेना, साइन हटा दो। अगर मैं हटा दूंगा तो अब ये क्या हो जाएगा, या तो बेस बोल दूंगा उसको या मैं OH नेगेटिव बोल दूंगा, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है सबको? नहीं बेटा अभी यहाँ पर क्यों लेंगे, इक्विवेलेंट तो सेम होते हैं, यही तो सिखाया मैंने। बेटा इक्विवेलेंट तो सेम होते हैं ना, बेटा इक्विवेलेंट तो हमेशा सेम बनते हैं। एन से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब मोल लेते थे, इक्विवेलेंट तो पहले ही सेम होते। ठीक है, अब एक भयंकर सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कर दो भयंकर सा। ठीक है, फिर 2 मिनट का रेस्ट भी दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसमें ठीक है रेस्ट नहीं दिया, इस क्वेश्चन के बाद रेस्ट भी ले लेना थोड़ा सा 2 मिनट का। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर डालो बस। 100 ml N/10 HCl प्लस 100 ml N/20 H2SO4 प्लस N/100, ठीक है, या 1 N/100 नॉर्मल 100 ml NaOH। ठीक है, इसको नॉर्मल मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर क्या बना सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको बेटा 10, इसको 10 ही कर लेना। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाएगी, उसको 10 ही रहने दो। प्लस 50 ml N/20 BaOH का ट्वाइस, कितना हो गया 1 2 3, ठीक है, प्लस 650 ml पानी। इस क्वेश्चन को कर दो 100 ml N/10 ये, 100 ml N/20 ये, N/10 100 ml NaOH, 50 ml N/20 BH और 650 ml पानी। इसमें मुझे बता दो फाइनल सॉल्यूशन में कितना H प्लस है, कितना OH माइनस है, कितना एसिड है, कितना बेस है। एसिड बेस तो बता नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है सारे, बस ये बता दो H प्लस कितना और बेस कितना या OH कितना। ठीक है, अगर ये सारे सेम होते तो मैं बताता फाइनल सॉल्यूशन में कितने H प्लस ये है बेस या एसिड, लेकिन जब है ये सारा मिक्सचर तो मैं यहाँ पर एसिड बेस का नहीं बताऊंगा। हाँ बेटा देखो N/10 का मतलब होता है 1/10, ध्यान से सुन लो, N/10 मतलब 1/10, N/20 मतलब 1/20। ठीक है, N मतलब तुम्हें डराने के लिए होता है। यक्षित बेटा करो फटाफट सोल्व करो।
बेटा कल अपना रिडॉक्स खत्म हो जाएगा, कल खात्मा। तो भाई कल तक मतलब कोशिश करो कि पूरी बुकलेट उड़ा डालो। ऐसा ना हो कि भाई रिडॉक्स की बुकलेट हुई नहीं, हम एटॉमिक पर पहुंच गए। तो भाई तुम्हें 3-4 दिन फिर भी मिल गए, कल का दिन भी है, परसों भी ले लो चलो, लेकिन परसों तक पूरी उड़ा डालो। तो बेटा कुछ भी नहीं करना था, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना नॉर्मल सोल्व करूंगा। 100 इंटू 1/10 प्लस 100 इंटू 1/20, ठीक है, ये तो सारे एसिड हो गए, माइनस 100 इंटू 1/10 प्लस 50 इंटू 1/20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी 1000। तो ये कितना बन गया 10 + 5, ठीक है, माइनस 10 + 2.5, कितना बच गया ये 15 में से कितना चला गया 12.5, तो 2.5 बाय, फाइनली क्या बचा होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है H+। बेटा अब तो एक्सिस सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर लगभग खत्म, वो मेथड वाली चीज थी वो भी मैं कराने वाला हूँ, बस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कल तक अपना सारा खत्म। जो कितना आसान क्वेश्चन बना दिया हमने इसको शॉर्टकट लगा के। अब इसको नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी 1-2 मिनट की बात भी सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे 2 मिनट के लिए। पहले इसको लिखो, हाँ बेटा पूरा होगा संचित, रिडॉक्स तो पक्का आएगा तुम्हारा, तो मोल भी आएगा, अभी एक और टेस्ट में अभी मोल भी आएगा, रिडॉक्स भी आएगा। जब तक तुम पूरे परफेक्ट नहीं हो जाते, पूरे नंबर नहीं आते, तब तक चलता रहेगा इसका भी टेस्ट। बेटा सब करना है सब, अब मेरी बात भी सुन लो थोड़ी सी, ठीक है, मेरी बात सुनो भाई, मेरे पास कल कुछ बच्चों के फोन आए थे, मतलब कुछ बच्चों के क्या मतलब कि वो मिक्सचर बच्चों के फोन आए थे काफी होगी, तो मैंने वहां से उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, या मैंने भी किया था, 1-2 बच्चों का फोन आए भी थे, मैंने भी किया था। तो वहां से क्या हुआ, मुझे एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने ऑब्जर्व क्या की, मतलब तुम्हें भी पता ही है, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन तुम्हें मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूँ ताकि तुम भी करो। 2 टाइप के बच्चे से बात हुई है मेरी, मतलब 2 वैरायटी, मतलब उनको अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो 2 बच्चे थे, 2 टाइप के बच्चे थे। एक बच्चे थे जो 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे भी 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों कैटेगरी के बच्चे सेम टाइम पढ़ रहे हैं, वो भी 5-6 घंटे, वो भी 5-6 घंटे, ठीक है, मतलब टाइम तो बराबर दे रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन एक के नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छे और एक के आ रहे हैं बुरे। बुरे मतलब कि एक तरह से मतलब सेटिस्फेक्शन वाले नहीं है जितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब बुरे मान लो, बहुत बुरे मान लो, लेकिन अब पढ़ दोनों बराबर घंटे रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत सुनो, मैंने जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना, नहीं क्लासेस को छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्लासेस को मिला के 3 घंटे बचेंगे, वो तो पढ़ी क्यों रहे, ना ही पढ़ो, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया, तो मैं तुम्हारे, तुम भी बैठे हो, तुम्हें भी पता होगा तुम्हारे बीच में 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक तो जो अपने आप करते हैं, एक है जो जब मैं लिख देता हूँ उसको टेपते हैं। 2 कैटेगरी के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर क्लास में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो खुद कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जो टेप रहे हैं वो भी पाप नहीं कर रहे, उनको भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, हर एक बंदे का माइंड इतनी जल्दी नहीं चल पाता, किसी का माइंड कहीं और फास्ट होता है, किसी का कहीं और, तो कई बच्चे को टाइम लगता है कि भाई सोच नहीं पाता, इतने में मैं सोल्व भी कर देता हूँ और उन्हें टेपना पड़ जाता है, ठीक है, मजबूरी भी हो जाती है उनकी, तो उनको क्या करना है, जो अपने आप कर रहे हैं उनसे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी इश्यू नहीं है, लेकिन उनको एक काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है उनको, क्लास के बाद जो क्लास में क्वेश्चन हुआ है उनको बिना देखे दोबारा करना है। जो बच्चा ये चीज दोबारा कर रहा है ना, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गया जो बच्चा क्लास में सोल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्लास में कर लिया और उसने बाद में खुद कर लिया, तो दोनों इक्विवेलेंट ही मानूंगा मैं। और जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहां पर भी तुम दोनों का इक्विवेलेंट आंसर ही आएगा, मतलब रिजल्ट भी इक्विवेलेंट आएगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं, उनको लगता है समझ आ गया, लेकिन टेप लेते हैं, टाइम नहीं है, उसके बाद उसको सोल्व भी नहीं करते खुद,
सीधा बुकलेट उठा लेते हैं, बुकलेट में इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं। रीजन क्या है, उन्होंने इसको एक बार भी अपने आप नहीं किया अभी तक, समझ लिया है, उनको लगेगा मैं कर लूंगा अपने आप, लेकिन जब करने बैठेंगे ना आधे क्वेश्चन अपने आप नहीं होंगे दोबारा। तो सारे बच्चों ने करने, जो बच्चों से नहीं हुआ क्वेश्चन वो क्लास के बाद उनको दोबारा प्लीज करो। ठीक है, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखना कितनी बढ़िया होगी, और डीपीपी और बुकलेट भी अपने आप होने लगेगी। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बाकी बच्चे कर पा रहे हैं तुमसे भी तो हो जानी चाहिए ना। इसका मतलब कमी क्या आ रही है, जो तुम टेप रहे हो, टेपने में भी कमी नहीं है, टेप लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेपने के बाद उसको दोबारा नहीं कर रहे वो कमी। तो जो बच्चे टेपते हैं, ये कई बार ऐसे होता है 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे, ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे, सबसे नहीं हुए, तो वो बच्चे वो 3-4 क्वेश्चन को क्लास के बाद दोबारा करें, जिसमें उनको लगे यार मैंने अपने आप कर लिया, मैं खुश हूँ। सारे बच्चे क्लियर है इस बात से, समझ गए कि सारे बच्चों ने ये वाला फंडा अपना लिया ना, तो 100% बोलता हूँ रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, अगले वीक से शुरू हो जाएगा आना। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना। तो भी मैं हेडिंग डालूंगा, ठीक है, तो अगले टॉपिक की हेडिंग डालो, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। लास्ट टॉपिक है अपना बस। बेटा कुछ मेथड्स होते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के, ठीक है। सबसे पहला है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इंपॉर्टेंट है ये, कुछ क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे फंस रहे होंगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है, जब इक्विवेलेंट वेट निकालने को कहता है, तो वो ये वाला मेथड सीख लोगे वो भी हो जाएंगे। देखना, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक ए मेटल है, कोई भी मेटल है, नॉन मेटल मान लो, उसने O2 के साथ रिएक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके ऑक्साइड बनाएगा, बताओ हाँ या ना, समझ रहे हो। अब मैं अगर बोल देता हूँ इसका वेट है W1, ठीक है, इसका वेट है W2, मुझे बताओ ऑक्साइड कितना यूज हुआ होगा, बोलो। वेट तो कंजर्व रहता है ना, वेट कंजर्व रहता है, तो वेट यहाँ पर कितना यूज हुआ होगा, W2 माइनस W1, बताओ हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है, मेटल की अगर ऑक्साइड बन रही है तो W2 W1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं ऑक्सीजन आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। बोलो क्लियर है इतनी बार, बोलो फटाफट, क्लियर है। अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ एन इक्विवेलेंट ऑफ ए जो होंगे वो एन इक्विवेलेंट ऑफ O2 के बराबर होंगे, बताओ हाँ या ना। वही बात होगी, इक्विवेलेंट तो बराबर ही एक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ, इवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, बताओ। ये फॉर्मूला होता है ना इक्विवेलेंट्स का, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये मैंने सिखा रखा है। तो वैसे ही ऑक्सीजन का भी, ठीक है, तो ये W1 लिख दूं, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, W2 माइनस W1 लिख दूं, ये तो इसका गिवन मास जो मैंने लिया। इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 कितना होता है, कोई बताएगा, अभी पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 कितना होता है, यहीं से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सनद, मोहित गलती हो गई, देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास होता है 32, O2 का एन फैक्टर मैंने सिखा रखा है 4 होता है, तो ये मेरा 8 हो गया, बताओ हाँ। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, W1 by A is equal to W2 minus W1 by 8। बोलो सारे बच्चों क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है, बताओ। अब ये देखने में ज्यादा मुश्किल है, अप्लाई करना ज्यादा आसान है। देखो मैं अगर क्वेश्चन बोलता हूँ, अ मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑक्सीजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बेटा याद है मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें इक्विवेलेंट मास में भी कराया था जब मैंने ड्रॉप स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन याद है बेटा, मैंने वहां पर यूनिटरी मेथड से कराया था कि 8 ग्राम से जितना रिएक्ट करेगा ऐसे टाइप करके, याद है जब मैंने बोला था करना कुछ भी नहीं है, 8 ग्राम से कितना रिएक्ट कर रहा है वो निकाल लो,
और मैंने वहां पे बोला था इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, वो यूनिटरी मेथड हो गया। अब हम इसको इस मेथड से समझते हैं एक बार। मुझे एक बात बताओ, अगर 40% ऑक्सीजन है तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 ग्राम टोटल मेटल ऑक्साइड होगा, बताओ। ठीक, तो उसमें 40 ग्राम क्या हो गया ऑक्सीजन और 60 ग्राम क्या होगा मेरा मेटल। बोलो समझ रहे? इस फॉर्मूले पर मत देखना, अब यहीं से देखना। क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। बोलो क्लियर? ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्या होगा, मेटल का मास कितना है डिवाइड बाय, बताओ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इसका इक्विवेलेंट मास 40 डिवाइड बाय क्या होगा इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने समझाया है, कई बच्चे तो वैल्यू पुट करने लग जाएंगे। वैल्यू पुट करने से बेटर है समझ लो इसको बराबर ही तो करना था, ये तो मैंने जनरलाइज दे दिया था। ठीक है, W2 माइनस W1 क्या था, यहाँ पर भी भैया देखो 100 में से 60 माइनस करूंगा तो 40 आएगा ना, तो 140 लिख दिया। तो ये फॉर्मूले पर नहीं जाना, कंसेप्ट समझो कंसेप्ट के। कई बार वो जनरलाइज क्वेश्चन दे देता है, पता है क्वेश्चन में क्या आता है, अगर मैं जनरलाइज बोलूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये मैं ये भी लिख सकता हूँ 8W1 बाय W2 माइनस W1। अगर पेपर में ऐसा ऑप्शन आ गया ना जनरल वाला, तो बच्चे कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको जनरलाइज तरीका ही नहीं पता होता। ये 4 ऑप्शन दे देगा वो ऐसे ऐसे अननोन वाले। तो ये मैंने एक जनरलाइज समझाया, क्वेश्चन करना तो इससे भी आसान है। वैल्यूज को पुट किया है, ये तो यूज भी नहीं हुआ कहीं। बोलो क्लियर है? बोलो सारे बच्चों क्लियर है ये बात? आसान है ना, कुछ भी नहीं है, करे इक्विवेलेंट को बराबर है। अगला है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। हाँ कर सकते हो, सभी कर सकते हो। मेरे को दोनों मेथड सिखाने तो मैंने सिखाने, तुम भाई यूनिटरी मेथड से कर लो चाहे। अब मैं आ रहा हूं क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड पे। देखो बेटा वही बात आ गई, अगर एक कभी क्लोरीन का रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा तो आयन। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, N इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू N इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 बताओ आयन। तो इसका गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ A विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। बताना क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है। सिखा रखा है ये भी मैंने, बहुत बढ़िया। सनन ने आंसर दे दिया और बच्चे भी आंसर दो। एन फैक्टर बता दो चलो, इसका एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर सबको याद है 2 होता है Cl2 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 71/2। बेटा इक्विवेलेंट वेट, भाई एन फैक्टर के आगे माइनस क्यों लगा रहे हो, अभी तक तुम्हें यही समझ नहीं आया कि भाई एन फैक्टर जो होता है उसका साइन नहीं होता। इतनी बात क्लियर है, और इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज नोट बना के लिख लेना, एक पॉइंट, हमेशा ये वाली बात का ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 के बराबर होगा। जैसे वैसे इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मेटल क्लोराइड वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड क्लोरीन के बराबर होगा। तो इस बात को नोट बना के लिख लेना, इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एन इक्विवेलेंट तो बराबर है लेकिन इक्विवेलेंट वेट इसका बताना है तो दोनों का एडिशन हो जाता है। अब एग्जांपल प्रूफ भी करके देता हूँ, अभी प्रूफ करके देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है Mg प्लस O2 गिविंग MgO, समझ रहे हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक बार इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg बताना, कितना होता है।
24/2 बता, बोल दूं 12 बोल दूं, बताओ आया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 बताना बेटा, यहाँ पर 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 ना देखने लग जाना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 बताना, अभी मैंने बताया ही था, सबको याद हो चुका है 8 होता है। तो मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना बन रहा है, 12 + 8 कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। अब मैं एक बार डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एमजीओ निकाल के देखता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एमजीओ डायरेक्टली निकाल के देखता हूँ। मैंने यही तो बोला, देखो मेटल ऑक्साइड का बराबर होना चाहिए, एक बार चेक कर ले तो बराबर आ रहा है। मुझे बताओ एमजीओ का मोलर मास कितना होता है, और एन फैक्टर बता दो, एन फैक्टर पहले तो एन फैक्टर बता दो एमजीओ का एन फैक्टर। बेटा ये वो है ना, सोल्ट है, मतलब ये ब्रेक करोगे तो कैसे टूटेगा, ठीक है, Mg प्लस और ये ऐसे टूटेगा ना, देखो Mg2+ और O2-, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव ले लो। मुझे तो इसका मोलर मास कितना होता है, 40। तो क्या ये दोनों बातें सेम आ रही है, क्या दोनों चीजें सेम आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का क्या होता है, इक्विवेलेंट मास सेम होता है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है सारे बच्चों को। सिंपल चीजें हैं ये, बात एक थोड़े थोड़े मेथड्स है जो तुम्हें कंसेप्ट पता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो सिखा रहा हूं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 3 ग्राम of oxide is completely converted 5 ग्राम क्लोराइड। मतलब कोई मेटल ऑक्साइड थी, उसको मैंने उसके मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ जितने इक्विवेलेंट ऑक्साइड के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट क्लोराइड के बने होंगे, बताओ हाँ या ना। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। जितने ऑक्साइड के इक्विवेलेंट होंगे उनकी पता इक्विवेलेंट तो बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ इसका गिवन मास कितना है, 3। मुझे बताओ ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने भी सिखाया है। मेटल ऑक्साइड को अगर तोड़ूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 लिख सकता हूँ। बेटा ऑक्साइड का मतलब है मेटल की ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ से चाहे लिख लो मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा सर ये तो ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड को मैं तोड़ के लिख दिया ना, जैसा भी सिखाया था। मुझे बताओ तुम्हें O2 की तो वैल्यू पता ना 8 होती है, और Cl2 की वैल्यू पता 35.5 होती है, अभी निकाला था। तो यहाँ से तुम EM निकाल सकते हो, निकाल के बताना एक बार क्या आएगा। कुछ नया कंसेप्ट नहीं चल रहा, 5 दिन हो गए हैं, हम बस कर क्या रहे हैं, हम इक्विवेलेंट्स को बराबर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। बेटा कल हमारे पास एक बेनिफिट है, कल मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि हमारा कल बस थोड़ा सा बचेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें खूब खूब सारे। आंसर आ रहा है 33.25। सबका ही आ गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिख दो आज का, क्वेश्चन लिखो
16 ग्राम metal dissolves in HNO3 to prepare its nitrate. नाइट्रेट पता ना बेटा क्या होता है नाइट्रेट? नाइट्रेट होता है NO3 माइनस. This nitrate was heated. This nitrate was heated to give 2 gram metal oxide. Calculate equivalent weight of metal. एक बार खुद ट्राई करना इस बार इसको. एक बार मैं चाहता हूं कि तुम 2 मिनट लेके इसको अपने आप करो. कंसेप्ट मैं तुम्हें समझा चुका हूं, देखता हूं कौन बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं. मुझे बताओ मास किस किसका गिवन है? चलो मुझे वैसे बता दो मास किस किसका गिवन है, मतलब जो तुम्हें डाटा गिवन है किसका मास पता है? एक तो मेटल का पता है, एक मेटल का पता है, और उसकी मेटल की ऑक्साइड का पता है. बेटा इट्स ऑक्साइड का मतलब है मेटल की ऑक्साइड. तो मुझे बताओ तुम क्या करोगे, इसमें क्या कंसेप्ट लगाना चाहोगे? जिसका मास पता है उसी का यूज कर सकते हो. क्या करोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड. क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. समझ गए? कर दो इसको फटाफट. हो गया? देखो बेटा कुछ भी नहीं है. देखो मैं पहले समझा देता हूँ होना क्या इसमें. क्या यूज कुछ नहीं आएगा लेकिन समझ लो एक बार. ठीक है, मतलब एक बार तुम्हें समझा देता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है. वो मुझे बोल रहा है कि मेरा मेटल है, मेटल को मैंने HNO3 में डाला. मुझे बताओ अगर मेटल HNO3 में जाएगा तो मेटल क्या करेगा? नाइट्रेट बना लेगा. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ मेटल. तुम मुझे बताओ नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? -1 ना. इसका मतलब मेटल के पैर में तो 1 आने वाला है. समझ रहे हो? नाइट्रेट के पैर में क्या आएगा? N आएगा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेटल के पास 1 है या 2 है या 3 है. जनरलाइज ये समझ रहे हो? क्योंकि नाइट्रेट का 1 होता है तो उसका 1 यहाँ आएगा. जैसे हम जनरली देखो, मान लो मैं लिखता हूँ Na
2CO3 कैसे लिखता हूं मैं, Na का प्लस जो होता है और CO3 का 2 माइनस, तो जो यहाँ का प्लस है वो इसके यहाँ पर आता है और जो इसका 2 है वो यहाँ जाता है। तो यहाँ पर भी यही है, मेटल का मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना आएगा चार्ज, तो वो यहाँ चला गया और NO3 का -1 होता तो 1 यहाँ आ गया। बोलो इसकी बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, हीट किया, मुझे उसका मेटल का ऑक्साइड मिला। याद नहीं करना, यूज भी नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए चाहिए, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन, N इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, कितना इक्विवेलेंट गिवन है 1.6, ठीक है। और ऑक्साइड में कितना है, मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट कितना होगा, ये बता सकता है नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड एन फैक्टर बता दो, बस एन फैक्टर, एन फैक्टर बता दो बेटा नाइट्रेट का। सबको दिख रहा है चार्ज 1 है, तो एन फैक्टर भी क्या होगा 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NO3 का मास कितना होता है, NO3 का, NO3 का बेटा मास कितना होता है, निकाला है किसी ने, ओ नाइट्रेट नहीं है बेटा, ऑक्साइड है ये, सॉरी, ठीक है। ये तो ऑक्साइड में गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर O2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा +3, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। हमें तो ऑक्साइड से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल लेना, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या डाउट्स लेने हैं, ठीक है। डाउट सुन लो तुम क्या क्या लोगे, बाकी तुमने भेज भी दिए होंगे, टेस्ट के तो पक्का ले लेना जितने भी डाउट्स है। अगर टेस्ट के खत्म हो जाए, मान लो कम है डाउट, उसके बाद क्या करना, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 40 के बीच में पहले ले लो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में भी, ठीक है, अराउंड 1 से 40 तक के बीच में ले लो, ठीक है। फिर आगे जो होंगे उसके आगे वाले ले लेना, कल और उससे आगे वाले ले लेना, अगर तुम्हें नहीं भेजे तो, अगर भेज दिया फिर तो कोई बात नहीं, टेस्ट के सबसे पहले ले लेना, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज तो पूरी करनी है, कुछ नहीं बचा मेरी तरफ से, कल बस 10 मिनट का टॉपिक बचा है, 10 से 15 मिनट, मेरी तरफ से तो पूरी बुकलेट हो जानी चाहिए तुम्हारे, तो अब बीच में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा हुआ कर डालो।